बुआ जी का रायता। मम्मी मम्मी, मामी जी का कॉल आ रहा है, जरा बात कर लो। लगता है कोई जरूरी बात है, सुबह से तीसरी बार कॉल कर दिया है मामी जी ने। देख लीजिए सुगंधा जी, कहीं इस उम्र में आपकी भाभी आपके भाई से डिवोर्स तो नहीं ले रही? मैं तो चाहती हूँ कि ले ले डिवोर्स भाभी और विनोद को अकेला छोड़ दे, इसी लायक है वो। पर पता नहीं पिछले जन्म में क्या पुण्य किया है उसने कि बीवी सेवा करने वाली मिली, बेटा श्रवण मिला। ला दे फोन, मुझे बात करती हूँ प्रेम। सुगंधा मुंह बिचकाकर आंखों को आड़ा टेढ़ा मटकाकर अपनी भाभी को कॉल लगाती है। प्रणाम भाभी, कैसी हैं आप? कैसे याद किया आपने अपनी छोटी ननद को? वरना जो भी सवाल जवाब रहता है वो तो आप दीदियों से पूछ लेती है। मुझे तो कौन ही पूछता है मेरे मायके में। अरे नहीं दीदी, ऐसा मत बोलिए। आपसे भी ना राय मशवरा किए हम कोई काम करते हैं क्या? तो मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि आपकी भतीजी की शादी है तो आना है आपको। यह क्या बात हुई भाभी? कौन है लड़की? ना रोके पर बुलाया, ना लड़की के बारे में बताया और सीधा शादी पर बुला रही है। ऐसी शादी में मुझे नहीं आना। आपका इनविटेशन आप अपने पास रखिए। ये कहकर सुगंधा गुस्से में फोन रख देती है। क्या हो गया, इतना चिढ़कर क्यों फोन रख दिया तुमने? और किसकी शादी है? नितिन, और किसकी? शादी की तारीख निकल गई है तो सीधा शादी पर बुलाने के लिए फोन किया जा रहा है। यह इज्जत है बुआ की? अरे इनकी शादी के एक रात के खाने के लिए मरती हूँ क्या मैं? माना हालत इतनी अच्छी नहीं है हमारी, पर रोड के भिखारी नहीं है। हर रोज रेस्टोरेंट नहीं जाते तो क्या हुआ, महीने में 4 बार तो चले ही जाते हैं। और उनकी तरह 4 गाड़ियां नहीं है हमारे पास तो क्या हुआ मम्मी जी, 1 कार तो है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे मन में आपके लिए इज्जत है जो उन लोगों के मन में नहीं है। सही कह रही हैं आप, कोई नहीं जाएगा वहां। अरे तो हमें वहां कौन सा जाकर बसना है? जाएंगे, खाएंगे और आ जाएंगे। किसी से ना बोलेंगे ना चालेंगे। अगर वहां जाएंगे नहीं तो अंदर की बात पता कैसे चलेगी? जरा दिमाग तो लगाइए सुगंधा जी। अचानक कैसे शादी हो क्यों रही है नितिन की? कहीं कोई और बात तो नहीं? कहीं माँ बाप के प्यारे बेटे ने कोई कांड तो नहीं कर दिया? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कहीं नितिन के लव मैरिज तो नहीं हो रही? जैसे ममता दोबारा कॉल करती है, सुगंधा फोन उठा लेती है। माफ कीजिए दीदी, हमें भी कौन सा पता था कि ये सब होने वाला है। वो तो नितिन के ऑफिस में एक लड़की है जिसे वो पहले ही शादी का वादा कर चुका था। अब लड़की के घर वाले हड़बड़ी में उसका रिश्ता कहीं और तय करने वाले थे, इसलिए ये तुरंत लड़की को लेकर यहाँ आ गया। अब ऐसे में हम क्या मेहंदी क्या संगीत करें? हड़बड़ी में शादी हो रही है, 1 हफ्ते बाद की डेट निकली है। जैसे ही हमें सब कुछ क्लियर हुआ हमने आपको बता दिया। आपको क्या लगता है भाभी कि मेरा भतीजा किसी को पसंद करेगा, अपने मन से शादी करेगा और मैं मुंह सुजाकर बैठ जाऊंगी? ना ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि बच्चे अपने मन के जीवन साथी के साथ रहे। कम से कम उस घर में जो मेरे साथ हुआ था वो मेरे भतीजे भतीजी के साथ तो ना हो। पर एक बात मुझे आपकी बहुत बुरी लगी है, घर की ननद को फोन करके कौन न्योता देता है? मेरा तो मायका है, मैं उठकर आ जाऊंगी, पर आपके जीजा जी का क्या? तभी ममता के हाथ से फोन लेकर विनोद कहता है, जीजा जी के लिए तो मैं आ रहा हूँ कल तुम्हें और जीजा जी को लेने। तुम टेंशन क्यों लेती हो सुगंधा? मिठाई का डब्बा और महेश की चाट, बस इतना काफी है जीजा जी का दिल खुश करने के लिए। देख लेना, तुरंत मान जाएंगे वो। कल आऊंगा और सीधा जीजा जी के पैरों पर गिरकर इस तरह न्योता देने की माफी भी मांग लूंगा, ठीक है ना? चल अब तू सामान पैक करना शुरू कर दे। हाँ, कितने प्यार से कह रहा है सामान पैक कर। और जब 19 साल की उम्र में मैं सामान पैक करके अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी तब तो मेरा दुश्मन बनकर मेरे सर पर खड़ा हो गया था। आज जब अपने बेटे की बारी आई तो कैसे झुक गया। यही दुनिया है। उस वक्त तूने मेरे साथ धोखाधड़ी की थी ना विनोद? अब मेरा वक्त है, मेरी बारी है। खुद की बीवी इतने रईसों के घर की लाया था कि दहेज में आए सामान से ही 3 कमरे भर गए थे और मेरी शादी भूखे नंगे के यहाँ कर दी। और दहेज में क्या दिया? 5100। तेरे कारण अपनी सास के बड़े ताने सुनने मिल रहे हैं मुझे। तेरे घर में भी खुशियां मैं रहने नहीं दूंगी। निधि बेटा, सामान बांध लो, जरा तुम्हारी मामी सास को भी पता चले कि असली बहू होती कैसी है। मैं समझ गई मम्मी जी, आप फिक्र मत कीजिए। और अगली सुबह विनोद के साथ सुगंधा और उसका पूरा परिवार विनोद के घर आ जाता है। दिखावे में तो सुगंधा माहिर थी और उसका ड्रामा अच्छी बुआ बनने का शुरू हो जाता है। नहीं नहीं भाभी, आप मेरा हाथ नहीं पकड़ेंगे। भले ही मेरे बेटे की शादी में भैया ने 11,000 से ऊपर ना दिए हो, पर मैं तो पूरे 21,000 रखूंगी मेरे नितिन के हाथ में। ले बेटा। और तेरे प्रेम विवाह के निर्णय से मैं बहुत खुश हुई हूँ बेटा। मन में जो हो ना उसी से शादी करनी चाहिए। पता चला तो अपने माँ बाप के कहने पर अरेंज मैरिज कर लेता और पूरी जिंदगी लड़की भी कुड़ती और तू भी। मुझे लगा था दीदी कि आपकी नाराजगी यहाँ आने तक बनी रहेगी, पर नहीं,
कसम से आपको अपने भतीजे से बड़ा प्यार है। बहुत ही अच्छे से प्रिया और नितिन की शादी हो जाती है और बहू बनकर प्रिया नितिन के घर आ जाती है। शादी के बाद अब कितने ही दिन मेहमान रुकते, अगले सुबह होते होते सभी निकलने लगते हैं। वैसे तो घर पर भी बहुत काम है मुझे, पर ऐसे ही बहू को छोड़कर चली जाऊंगी तो ठीक नहीं लगेगा नितिन बेटा। अब देख, वो तो दूसरे घर से आई है, उसे नियम कानून पता ही कहाँ है। और तेरी माँ जितनी सीधी है, मुझे लगता नहीं कि वो बहू को घर के नियम कायदे सिखा पाएगी। बाकी ननद जिनके पैर पूजे जाते हैं, वो तो बड़े बड़े घरों में ब्याह करके गई, उन्हें कहाँ फुर्सत रुकने की। अब घर पर कोई जिठानी होती तो उसे देखकर सीखती भी, पर यहाँ तो तू इकलौता है। अरे दीदी, ये क्या बात कर दी आपने, है तो जिठानी निधि। मम्मी जी, मैं यहाँ रुक जाऊंगी तो मम्मी जी का वहां मन नहीं लगेगा। मैं क्या कहती हूँ मम्मी जी, इन्हें और पापा जी को तो दुकान संभालना है, तो इन्हें लौटने देते हैं ना, आप और मैं यहीं रुक जाते हैं नई दुल्हन के साथ। बस यही चीज ना मुझे इस लड़की की भा जाती है भाभी, मेरे बिना कहीं जी ही नहीं लगता इसका। लोगों को तो लगता ही नहीं कि निधि मेरी बहू है, सब तो इसे मेरी बेटी समझते हैं। जीती रहे बेटा, जीती रहे। सभी बातें कर रहे थे, तभी पहली रसोई के लिए प्रिया अपने कमरे से बाहर आती है और उसे देखते ही गले को खराशते हुए सुगंधा इशारा करती है। मैं पानी लेकर आती हूँ बुआ जी, मौसम बदल रहा है ना, आपके गले में खराश हो गई है। अरे थोड़ा तो दिमाग चलाओ प्रिया, अभी तो पापा जी और ये निकले भी नहीं है, और मामा जी भी तो यहीं बैठे हैं। घर में बड़ों के सामने सर तो ढकना चाहिए ना तुम्हें, हाँ? और तुम्हें तो आए 2 दिन हुए हैं, मुझे देखो 3 साल हो गए शादी को, सर से पल्ला हटा क्या? ओह सॉरी बुआ जी, सॉरी पापा जी, गलती हो गई। ठीक है, फिर आप लोग रस्में आगे बढ़ाइए, हम निकलते हैं। निधि के कहते ही प्रिया अपना सर ढक लेती है और पहली रसोई की तैयारी करने रसोई में चली जाती है। ये तुमने दूध क्यों चढ़ाया है और आटा लगा रही हो? पूरी बनाने का इरादा है क्या तुम्हारा? हाँ भाभी, क्यों नहीं बनाऊं क्या? बाप रे, कितना कुछ सिखाना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारे ससुराल में पहली रसोई में गुड़ का शीरा बनता है, अब गुड़ का शीरा बनाना तो आता होगा तुम्हें। शीरा? अरे मतलब हलवा भाई, इतना भी नहीं पता इसे। अच्छा छोड़ो, मैं बताती हूँ कैसे बनाना है, मगर इस बारे में किसी के सामने कुछ कह मत देना, वरना मामी जी मेरी खटिया खड़ी कर देंगी। सुगंधा की परछाई निधि रसोई में वही कर रही थी जो सुगंधा चाहती थी, और हॉल में बैठी सुगंधा अपना काम। दिन भर सर ढके ढके प्रिया के सर में दर्द तो नहीं हो जाएगा दीदी? बोलना तो नहीं चाहिए वैसे, मेरे सामने सर ढकना तो तुम्हारा भी बनता है भाभी, क्योंकि नानक भाभी से औहदे में बड़ी होती है, पर यहाँ तो तुमने शुरू से संस्कारों पर लात ही मार दी है। तो क्या कहूँ, बहू को भी सिखा दो ये सब। आज सर नंगा किया है, कल तुम सबको कर देगी। सुगंधा बिल्कुल ठीक कह रही है ममता, एक तो इतनी हड़बड़ी में शादी हुई है, कल को पता चला लड़की हमारे सर पर चढ़कर नाचने लगी। तुम अगर एक बार को सामने से कुछ बोलोगी तो तुम्हारा और बहू का रिश्ता खराब होगा, पर बुआ सास बोलेगी तो वो पलट कर जवाब ही नहीं दे पाएगी। वही तो भाभी, समझाइए भैया, मैं तो खुद प्रिया के सामने बुरी बन रही हूँ इस घर को बसाए रखने के लिए। और 1 घंटे की मेहनत और मशक्कत के बाद प्रिया बनाकर लाती है गुड़ का हलवा। ये आप सबके लिए गुड़ का हलवा काली तिल के साथ। ठीक है बहू, तुम जाओ कमरे में और अपना बैग खाली कर लो। और जैसे ही प्रिया वहां से जाती है, यहाँ सुगंधा शुरू हो जाती है। कि कैसा प्यार किया बेटा तूने प्रिया से, ये भी नहीं बताया उसे कि तेरे घर पर सबको शुगर है। बताओ, पूरे गुड़ का हलवा बनाकर ले आई, वो भी काले तिल के साथ। और तिल पेट के लिए कितना भारी होता है पता नहीं है क्या उसे? भैया आपको खाने की जरूरत ना है, आपको ऐसे भी भारी खाना हजम नहीं होता। एक काम करो निधि, तुम जाकर सभी के लिए नाश्ता बना लो। मैंने तो 3-4 बार मना किया प्रिया को, पर वो कह रही थी उसके घर में पहली रसोई पर यही बनता है, तो मैं क्या करती। अब मैं अभी सभी के लिए नाश्ता बना देती हूँ। कुछ देर बाद चक्कर लगाते लगाते सुगंधा जाती है प्रिया के कमरे में। बेटा ये कैसे 2 रुपए के कपड़े पैक किए हैं तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए, हैं? बड़े गरीब घर की आ गई तुम तो। मेरा मतलब है हमारे घर पर ना ऐसे कपड़े नौकर भी नहीं पहनते। ये लाल साड़ी देखो क्या चटक रंग है इसका, इसे तुम यहाँ मत पहनना। लाओ ये साड़ी मुझे दे दो, मैं अपने घर के काम वाले को दे दूंगी। जी बुआ जी। तुम अपने सारे कपड़े अलमारी में रख लो, तब तक मैं अपने कमरे में जाकर एक नींद ले लेती हूँ। यहाँ सब हो जाए तो मेरे कमरे में आ जाना, मेरे घुटने बहुत दर्द कर रहा है। हद कर दी इस बुआ जी ने, लगता ही नहीं कि मैं सांस भी ले पाऊंगी यहाँ। खैर बस 2 दिन बीत जाए और हनीमून के लिए निकल जाऊं मैं।
आज रात प्रिया बड़ी एक्साइटेड थी क्योंकि कल सुबह वो अपने पति के साथ हनीमून पर जाने वाली थी, पर उसकी एक्साइटमेंट पर लग जाता है बड़ा सा ताला जब सुगंधा कहती है, क्या नितिन, तू और बहू हनीमून पर जा रहे हो? अरे भाई, मुझे बताना तो चाहिए था, मुझे तो पता ही नहीं था। वो तो बहू ने कमरे से बैग बाहर निकाला तो मुझे पता चला। अरे दोपहर में सत्यनारायण की कथा रखी है घर पर, मुझे पता होता कि आज तुम दोनों को निकलना है तो डेट आगे बढ़ा देती। अब जोड़े के बीच सुख शांति जरूरी है कि ये हनीमून बोलो? पूजा ज्यादा जरूरी है दीदी, आप ठीक कह रही हैं। एक काम करो बहू, तुम हनीमून पर कुछ दिनों बाद चली जाना, आज पूजा कर लो। गुस्से में प्रिया अपना बैग वहीं पटक कर कमरे में चली जाती है। पता नहीं क्या समझती ये लोग। अरे हनीमून कोई कैंसिल करता है क्या किसी का? हाय राम, ये किस तरह बैग पैक कर गई है ये लड़की। लगाम कस के रख नितिन बेटा। मैंने तो सोचा था कि देखूंगी नई बहू अपने प्यार के चक्कर में कितना कुछ बर्दाश्त कर लेती है, पर ये तो कुछ भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। कल ही मुझसे कह रही थी मैं जींस कब से पहन सकती हूँ। अब बताओ, इस घर में हमारी लड़कियों को जींस पहनने की परमिशन नहीं मिली और इसे कल से ही पहननी है जींस। क्या लगता है ममता जी आपको, जल्दबाजी में इस रिश्ते के लिए हाँ करके हमने कोई गलती तो नहीं कर दी? अपने मायके में रायता फैलाकर बुआ जी बड़ी खुश थी। मुझे लगता है प्रिया के सामने आप बहुत बुरी बन चुकी हो मम्मी जी, अब इमेज क्लीन करने का वक्त आ गया है। हनीमून पर जाने को नहीं मिला, कितनी दुखी होगी प्रिया। अब उसे ऐसे में कंधा कौन देगा? और सुगंधा जाती है प्रिया के कमरे में। रो मत बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, ये सब मेरे कारण हो रहा है। हे भगवान, भाभी मुझसे और कितना पाप करवाएगी। आप क्यों मेरे पैर पड़ रही है बुआ जी? और भाभी पाप करवाएंगे क्या? मतलब मैं समझी नहीं। अरे ये सब जो मैं तुझसे कह रही थी ना, वो मेरे शब्द नहीं थे, तेरी सास के शब्द थे। इस घर में पहले से यही होता आया है बेटा, हर बार किसी न किसी को बलि का बकरा बना दिया जाता है। वरना तुम ही सोचो, अपना घर अपना पति छोड़कर मैं यहाँ क्यों बैठे रहूंगी। अब मुझसे ज्यादा ड्रामा नहीं हो पाएगा, मुझे माफ कर देना। क्या? पर मम्मी जी ने ऐसा क्यों किया? सिर्फ तेरी सास नहीं, तेरा ससुर, सब तो वैसे ही है बेटा। अब नितिन ने तुझसे शादी करने की जिद पकड़ ली थी तो उन्हें हाँ करना पड़ा, पर अब वो चाहते हैं कि मैं तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करूं कि तू खुद इस घर को छोड़कर चली जाए। कुछ दिन से मैं देख रही हूं कि नितिन भी अपने पेरेंट्स की बात मान रहा है, वरना आज के जमाने में किसकी बहू सर पर पल्ला रखती है। अरे मेरी निधि तो अपने ससुर के सामने भी जींस टॉप पहनती है। वो तो यहाँ हमसे ड्रामे करवाए जा रहे हैं बेटा। पूरी तरह रायता फैलाने के बाद बुआ जी तो निधि के साथ अपने ससुराल निकल लेती है, पर यहाँ प्रिया का दूसरा ही रूप लोगों के सामने आता है। स्लीवलेस टॉप और जींस पहनकर प्रिया अपने कमरे से बाहर आती है। ये कैसे कपड़े पहने हैं बहू तुमने? मेरे कपड़े पसंद नहीं आ रहे तो आप अपनी आंखें क्यों नहीं बंद कर लेती मम्मी जी? भूलिए मत, ये घर जितना आपका है उतना मेरा भी है। ये तुम किस तरह से मम्मी से बात कर रही हो? शर्म लिहाज बेच दिया है क्या? और करो लव मैरिज। जिस दिन प्रिया अपने घर से उठकर यहाँ आकर बैठ गई थी ना, उसी दिन मैं समझ गया था कि ये लड़की कैसे घर से आ रही है। बिना शादी के कोई लड़की किसी लड़के के घर पर आकर बैठती है क्या? ये सब साजिश थी, साजिश। इसी बहाने शादी के खर्चे से बच गए, समझी जी। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी आपकी बेटी से शादी करने में, वही बावला हुआ पड़ा था क्योंकि मेरा रिश्ता कहीं और हो रहा था। और 2 ही मिनट में ममता और विनोद का घर बिखर जाता है। अब हर रोज प्रिया दूसरे ही माइंडसेट से उठती और बेकार की बातों के कारण घर का माहौल खराब हो जाता। एक गलतफहमी दूसरी गलतफहमी को पैदा करती है और दूसरी तीसरी को। हालत ऐसी हो जाती है कि प्रिया अपने मायके वालों को अपने ससुराल बुला लेती है। तो आप अपनी बेटी का पक्ष लेने आए हैं, हमें भी कोई शौक नहीं है इस रिश्ते को बनाए रखने का। ले जाइए अपनी बेटी को, लॉयर से मैं बात कर लूंगा। पापा ठीक कह रहे। पापा जी, लगता है मैंने जल्दबाजी में शादी कर ली आपकी बेटी से। और जैसे ही प्रिया अपने घर वालों के साथ निकलने लगती है, सामने से प्रेम अपनी माँ का हाथ पकड़े वहां आता है। ये देखो मम्मी, ये क्या किया तुमने? जब भी मुझे पैसों की जरूरत पड़ी हमेशा मामा जी मेरे साथ खड़े रहे। पापा जब अस्पताल में एडमिट थे तब पैसे किसने दिए थे? मामा जी ने मदद की थी। मेरा रिश्ता किससे करवाया था? मामा ने। और भाभी के कान भर भर कर तुमने उन्हीं का घर तोड़ दिया। ये क्या कह रहा है बेटा तू? अब के घर की शांति को भंग करने वाली कोई और नहीं, मेरी माँ ही है। तुम्हारी बुआ है नितिन, प्रिया भाभी की कोई गलती नहीं है। आप सबके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग मम्मी ने ही पैदा की क्योंकि उन्हें लगता है कि पापा ने उनकी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में करवाई, उससे नहीं करवाई जिससे मम्मी प्यार करती थी।
तुम जिससे प्यार करती थी वो नशेड़ी था, दुनिया भर की बुरी आदतें थी उसमें, 4 बार जेल जा चुका था। उससे करवाता क्या तेरी शादी में? और तेरे एक पैर में प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के साथ कोई भी तुझसे शादी करने को तैयार नहीं था सिवाय जीजा जी के। मैंने तो अपने हिसाब से अच्छा घर ढूंढ कर दिया था तुझे। मुझे क्या पता था कि उस कड़वाहट को तू ऐसे अपने मन में बसा कर बैठी है कि मेरे ही घर को जला देगी। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बदले की आग में मैं इतना गिर गई कि अपने भतीजे के घर को तोड़ने चली थी। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। नितिन मुझे माफ कर दो, सबसे ज्यादा दुख तो मैंने तुम्हें दिया है। प्रिया, ये सब मेरे कारण हुआ बेटा। तेरी सास ने कभी मुझे कुछ भी करने को नहीं कहा था, वो तो तुझे अपनी बेटी मानती है। पापा, मम्मी, भैया, आप सब वापस जा सकते हैं। मेरा ससुराल मेरा घर है, मैं यहीं रहूंगी। और बुआ जी, आपको भी मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जो हुआ उसे भूल जाइए, हम नई शुरुआत करेंगे।